हाँ जी बेटा, थर्ड पॉइंट में बेटा क्या कह रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो बेटा संसद सदस्य होते हैं या विधानसभा के सदस्य होते हैं, चाहे बेटा वो रूलिंग पार्टी के हों, चाहे अपोजिशन के हों, चाहे बेटा वो पक्ष के नेता हों, चाहे विपक्ष के, उनको मिलने वाला वेतन कभी भी सैलरी हेड में नहीं आएगा। रीज़न, एमपी एमएलए से ही गवर्नमेंट बनती है। सैलरी बेटा लेने वाले भी खुद हैं और डिसाइड करने वाले भी खुद ही हैं। कभी भी एमपी और एमएलए को कभी भी बेटा सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाता। इनको कर्मचारी ही नहीं माना जाता बेटा, एमपी एमएलए को। परंतु इनको जो सैलरी जो दी जाती है वो टैक्सेबल है, बट नॉट अंडर द हेड सैलरी। उसको बेटा अदर सोर्सेज हेड में डाला जाता है। ठीक है। हाँ जी बेटा, क्लियर है। राजनीति बेटा एक सेवा है। राजनीति को एक सेवा माना जाता है, पॉलिटिक्स को। बट हमारी कंट्री का दुर्भाग्य है कि एमपी एमएलए उसको बेटा सेवा ना मानकर उसी को उन्होंने अपना क्या बना लिया है, एक पेशा बना लिया है। तो उनको जो वेतन दिया जाता है, तो बेटा वो सैलरी हेड में नहीं आएगा। वो टैक्सेबल तो है, बट अंडर द हेड अदर सोर्सेज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट पॉइंट बेटा क्या है, सुनिए। सेजल कह रहे हैं सर फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर दो। हाँ जी सेजल, फर्स्ट पॉइंट बेटा सुनो, सभी बच्चे दोबारा से सुनो। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई भी पॉइंट कितनी बार मर्जी पूछो। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट बेटा क्या है, जैसे अभी मैंने बताया, जो कॉलेज के बेटा प्रोफेसर्स होते हैं या लेक्चरार होते हैं, उनको दो जगह से रेम्यूनरेशन मिलता है। एक बेटा मिलता है डीएचई से, डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन से, जो उनकी नियुक्ति करता है। जैसे हमारी जो नियुक्ति है, गवर्नमेंट कॉलेज में जितने भी प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, सबकी नियुक्ति डीएचई के थ्रू हुई है, डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन। तो डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन से जो भी मिलेगा बेटा, वो तो सैलरी हेड में आएगा। बट अभी मैंने बताया हमारा जो कॉलेज है वो सीआरएसयू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। और यूनिवर्सिटीज़ भी बेटा बहुत सारी ड्यूटीज़ हमें असाइन करती है। यूनिवर्सिटी हमें पेपर सेट करने की ड्यूटी लगा सकती है। यूनिवर्सिटी हमारी एग्ज़ाम के अंदर ड्यूटी लगा सकती है ऑब्ज़र्वर की, या फ्लाइंग ड्यूटी लगा सकती है, या बेटा पेपर कोई चेक करने आ जाए, मार्किंग की ड्यूटी लगा सकती है। तो इन सभी ड्यूटीज़ के बदले में यूनिवर्सिटी हमें पैसे देती है। तो यूनिवर्सिटी बेटा जो भी पेमेंट करेगी इन सभी ड्यूटीज के बदले में, वो कभी भी सैलरी हेड में नहीं आएगा। वो बेटा अदर सोर्सेज हेड में आता है। रीजन क्या है, सैलरी हेड में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यूनिवर्सिटी और लेक्चरार के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता। यूनिवर्सिटी कभी भी लेक्चरार को अपॉइंट नहीं करती। हाँ जी बेटा बताओ। एग्जामिनरशिप फीस का मतलब है बेटा पेपर चेक करने के बदले में, पेपर चेक करने, मार्किंग फी, मार्किंग फीस भी कह सकते हैं उसको। हाँ जी सेजल बताओ, क्लियर है? सेजल बताओ बेटा। चलो जी, हाँ जी बेटा आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट पॉइंट बेटा देखिए। नेक्स्ट पॉइंट बेटा हमारा क्या है, क्योंकि बेटा हम सैलरी हेड कर रहे हैं, तो सैलरी हेड के अंदर हमें इन दोनों में बेटा डिफरेंस पता होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड प्रोफेशनल इनकम। हाँ जी बेटा, अभी थोड़ी देर के लिए बेटा क्वेरी मत पूछो, मैं एक बार पहले अपना पॉइंट क्लियर कर लूँ, फिर आपकी क्वेरीज ले लेंगे। ठीक है सुमित, थोड़ी देर में बेटा आपकी क्वेरी लेता हूँ मैं। हाँ जी बेटा इधर देखिए। हाँ जी बेटा, डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड प्रोफेशनल इनकम। ध्यान से सुनना बेटा, सैलरी और प्रोफेशनल इनकम में बेटा क्या डिफरेंस है, इसको बेटा मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, सैलरी और प्रोफेशनल इनकम के डिफरेंस को। जैसे बेटा मैंने एक फिल्म एक्ट्रेस का एग्जांपल लिया, कैटरीना कैफ। हाँ जी बेटा, कैटरीना कैफ सभी को पता है
एक फिल्म एक्ट्रेस है। ठीक है जी, सभी परिचित होंगे। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसने कैटरीना कैफ का नाम ही ना सुना हो? सभी ने सुना हुआ है। वेरी गुड। हाँ जी बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा। कैटरीना कैफ ने मूवी साइन की हुई है बेटा। कैटरीना कैफ ने सपोज करो 3 मूवी साइन की हुई है। एक बालाजी प्रोडक्शन, एक करण जौहर प्रोडक्शन और ये यश राज प्रोडक्शन। ये बेटा फिल्म निर्माण की कंपनियां हैं। बालाजी प्रोडक्शन, करण जौहर, यश राज प्रोडक्शन, धर्मा प्रोडक्शन, आपने ये सभी फिल्में बनाती हैं ये कंपनियां। ठीक है, कैटरीना कैफ ने सपोज करो 3 मूवी साइन की हुई है। एक बालाजी प्रोडक्शन की मूवी साइन की हुई है 10 करोड़ में, करण जौहर प्रोडक्शन की मूवी 15 करोड़ और यश राज प्रोडक्शन की मूवी 7 करोड़। टोटल मिला के बेटा 32 करोड़ रुपए में उसने 3 मूवीज, 32 करोड़ में कितनी मूवी साइन की हुई है? 3 मूवीज। ठीक है बेटा, तो कैटरीना कैफ को ये जो 32 करोड़ की इनकम हो रही है, ये बेटा सैलरी हेड में नहीं जाएगी। ये कौन से हेड में जाएगी? ये बेटा बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की इनकम है। ये कैटरीना कैफ की सैलरी की इनकम नहीं है, ये बेटा प्रोफेशनल इनकम है। अब ध्यान से सुनिएगा। मान लो करण जौहर, हाँ जी बेटा, मान लीजिए करण जौहर जो है, करण जौहर कैटरीना कैफ के घर पे गया। करण जौहर कैटरीना कैफ के घर पर गया और उसको बोलता है कि कैटरीना मैडम के सामने उसने एक ऑफर रखा है। ऑफर क्या रखा है कि मैडम आप है ना सिर्फ मेरी कंपनीज की मूवी बनाया करो, बालाजी प्रोडक्शन, यशराज या किसी दूसरी कंपनी की मूवीज में आप पार्टिसिपेट मत किया करो। ठीक है जी, उनकी फिल्में साइन मत किया करो। तो कैटरीना कैफ ने कहा ठीक है जी, मैं उनकी मूवी साइन नहीं करूंगी, आप मेरे को बदले में क्या दोगे? तो करण जौहर कहता है जी मैं हर साल 40 करोड़ रुपए आपको दूंगा और आप सिर्फ मेरी कंपनीज की मूवी बनाओगी। एक मिनट बेटा। हाँ जी बेटा। हाँ जी बेटा। एक मिनट। हाँ, करण जौहर ने कैटरीना कैफ के साथ बेटा एक एग्रीमेंट कर लिया। एग्रीमेंट क्या हुआ? करण जौहर कैटरीना को कैफ को क्या कहता है, भाई आप सिर्फ मेरी कंपनीज की मूवीज बनाओगी और उसके बदले में मैं हर साल आपको 40 करोड़ रुपए दूंगा। और कैटरीना कैफ ने यस कर दिया, उसका एग्रीमेंट साइन कर दिया। अब कैटरीना कैफ किसी दूसरी कंपनी की मूवी नहीं बना सकती, सिर्फ करण जौहर की कंपनी की मूवी बनाएगी। तो यहाँ बेटा मुझे बताओ, क्या कैटरीना कैफ अब करण जौहर कंपनी की क्या बन गई हैं? हाँ जी बेटा, करण जौहर जो प्रोडक्शन है उस कंपनी के लिए कैटरीना कैफ बेटा इंप्लॉई बन गई है, कर्मचारी बन गई है। तो कर्मचारी बन गई है तो ये इनकम बेटा कौन से हेड में जाएगी? सैलरी हेड में। सिंपल सी बात है। पहले कैटरीना कैफ अपनी मर्जी से, हाँ जी बेटा, पहले कैटरीना कैफ अपनी इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन ले रही थी। उसको पहले वो कंपनी की स्टोरी सुनती थी, जिस कंपनी की स्टोरी पसंद आती थी उस कंपनी की फिल्में साइन करती थी और जिसकी स्टोरी पसंद नहीं आती थी उसको छोड़ देती थी। बट अब कैटरीना कैफ कौन सी कंपनी के लिए काम कर रही है? करण जौहर प्रोडक्शन के लिए ओनली। उस कंपनी की मूवी अच्छी बने, उसकी स्टोरी अच्छी हो ना हो, ठीक है, तो कैटरीना कैफ को बेटा वो मूवी करनी ही पड़ेगी और उसको 40 करोड़ का उसका एग्रीमेंट हुआ है। तो यानी कि यहाँ पर कैटरीना कैफ अब बाउंड हो गई। तो यहाँ पे कैटरीना कैफ को जो भी बेटा मिलेगा, ये सैलरी हेड की इनकम है। ऐसे ही बेटा मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, एक एग्जांपल बेटा और ले रहा हूँ। ये बेटा कोई सीए है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आपके, चलो मैंने ले लिया, आज हमारे ग्रुप में कोई नया बच्चा ऐड हुआ है, अंकित। अंकित सीए है। हाँ जी बेटा, अंकित एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अब ध्यान से सुनना। अंकित जो है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटिंग करने के लिए जाता है अलग अलग कंपनीज में। अंकित बेटा ऑडिटिंग करने के लिए जाता है। ठीक है, मान लेते हैं एक्सिस बैंक की ऑडिटिंग भी करता है, एचडीएफसी बैंक की ऑडिटिंग भी करता है, पंजाब नेशनल बैंक की ऑडिटिंग भी करता है और एसबीआई। अंकित जो सीए है बेटा वो 4 बैंकों का ऑडिट का काम है।
एक्सिस बैंक से साल में ये लेता है 5 लाख रुपए। एचडीएफसी बैंक से बेटा लेता है 10 लाख रुपए। पीएनबी बैंक से लेता है ये 2 लाख और एसबीआई से बेटा 3 लाख। तो ये 20 लाख रुपए जो अंकित ले रहा है, ये कौन से हेड में आएगा? ये बेटा आएगा बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में। अब मान लो बेटा एक्सिस बैंक वालों को अंकित का काम बहुत पसंद आ गया। एक्सिस बैंक वाले चाहते हैं कि अंकित जो है हमारी कंपनी के लिए ही काम करे, हमारे बैंक के लिए काम करे बस। एक्सिस बैंक वाले कहते हैं जी, उन्होंने अंकित के सामने एक प्रस्ताव रखा, प्रपोजल रखा, अंकित आप सिर्फ हमारे बैंक के लिए काम करोगे और हम साल के आपको 25 लाख रुपए देंगे। अंकित भी खुश हो गया। कहाँ उसको 20 लाख मिलते थे और अलग अलग जगह पे घूमना पड़ता था। एक्सिस, एचडीएफसी बैंक, पीएनबी, एसबीआई में चारों में जाना पड़ता था। और अभी अंकित सिर्फ किसके लिए काम करेगा? एक्सिस बैंक के लिए। और एक्सिस बैंक उसको कितने रुपए देगा? 25 लाख रुपए। अब बताओ अंकित बेटा क्या हो गया? अब अंकित एक्सिस बैंक का क्या बन गया? अब अंकित बेटा बताओ एक्सिस बैंक का क्या बन गया? इम्प्लॉई। इम्प्लॉई बन गया तो कौन से हेड में आएगा? सैलरी हेड में। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ जी बेटा। तो कोई भी इनकम सैलरी हेड में आएगी या नहीं आएगी, उसके लिए बेटा पहले ये देखना पड़ेगा कि वो अगर किसी के अंडर काम कर रहा है, अगर एम्प्लॉई किसी के अंडर जॉब कर रहा है तो सैलरी की इनकम। अगर वो इंडिपेंडेंट होके डिसीजन ले रहा है, इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहा है, तो वो प्रोफेशनल इनकम। ठीक है बेटा। ऐसे ही कोई डॉक्टर है, अगर डॉक्टर का बेटा खुद का क्लिनिक है, बताओ चैट बॉक्स में लिखो, अगर कोई डॉक्टर है जिसका खुद का क्लिनिक है तो उसकी इनकम कौन से हेड में आएगी? अगर डॉक्टर, हाँ, उसकी इनकम आएगी बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में। अगर वही डॉक्टर सिविल हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, वही डॉक्टर सिविल हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है तो सैलरी हेड में। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका बेटा स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। एक बार बेटा रीड कर लो फटाफट से। हाँ, एक बार बच्चे रीड कर लीजिए। हाँ जी अश्विनी, एडवर्टीजमेंट से होने वाली इनकम बेटा बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगी। बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये प्रोफेशनल व्यक्तियों का काम है, बिल्कुल सही। रितिका ने भी लिख दिया। बेटा एक बार मुझे ये बताओ, मेरी जो आवाज़ है वो क्लियर आ रही है? क्योंकि यहाँ इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल दिखा रहा है। क्लियर है मेरी साउंड? हाँ जी, चलो ठीक है बेटा। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम। अभी तक बेटा हमने सैलरी हेड के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे थे, फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड कंप्लीट हो गया, थर्ड बेटा हमने कर लिया डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड प्रोफेशनल इनकम। अब आ जाओ बेटा फोर्थ पॉइंट पे। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा टैक्स फ्री सैलरी। हाँ जी बेटा, इस पे ध्यान मत देना जी। ये लो जी। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा टैक्स फ्री सैलरी। हाँ जी बेटा, टैक्स फ्री सैलरी बेटा क्या होती है, सुनो ध्यान से। जो सैलरी हमें बेटा टैक्स काट के प्राप्त होती है, जैसे मान लो बेटा मेरी पूरे साल की सैलरी सपोज करो 12 लाख रुपए है। कोई भी इंडिविजुअल है जिसकी पूरे साल की सैलरी 12 लाख है और उसकी सैलरी में से 1 लाख रुपए उसके बॉस ने टीडीएस काट लिया। हाँ जी बेटा, 12 लाख रुपए साल की सैलरी है किसी की और 1 लाख रुपए उसके बॉस ने बेटा क्या काट लिया? टीडीएस। और ये काट के कहाँ जमा करवा दिया? गवर्नमेंट के अकाउंट में। और कर्मचारी को बेटा कितने रुपए मिले हैं? कर्मचारी को मिले हैं 11 लाख।
कर्मचारी को बेटा मिले हैं 11 लाख, इसको बोलते हैं नेट सैलरी। एक तो होती है ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी होती है बिना टीडीएस काटे, और टीडीएस काटने के बाद जो सैलरी कर्मचारी को प्राप्त होती है उसको बेटा बोलते हैं नेट सैलरी। तो क्वेश्चन अराइज ये होता है कि सैलरी हेड जब हम बनाएंगे, सैलरी हेड की जब हम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे, उसमें कौन सी सैलरी आती है, ग्रॉस सैलरी आती है या नेट सैलरी? तो आंसर इज, हमेशा बेटा सैलरी हेड की इनकम निकालते हुए आपने ग्रॉस सैलरी लेनी है, हमेशा बेटा आपने ग्रॉस सैलरी शामिल करनी है। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है किसी कर्मचारी को 11 लाख रुपए मिले हैं 1 लाख रुपए टैक्स काटने के बाद, हाँ जी बेटा, तो आप पहले ग्रॉस सैलरी निकाल लेना। ग्रॉस सैलरी कैसे निकालेंगे? ग्रॉस सैलरी निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा? नेट सैलरी प्लस टीडीएस। नेट सैलरी के अंदर बेटा अगर मैं टीडीएस वापस ऐड कर दूंगा तो हमारी कौन सी सैलरी आ जाएगी? ग्रॉस सैलरी, और वही हमने सैलरी हेड में दिखानी है। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है ग्रॉस सैलरी विल बी इंक्लूडेड ऑलवेज इन सैलरी हेड। तो आपने बेटा क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है कौन सी सैलरी दी हुई है, ग्रॉस सैलरी दी हुई है या नेट सैलरी दी हुई है। अगर ग्रॉस सैलरी दी हुई है फिर तो कुछ करना ही नहीं, फिर तो उस सैलरी को एज इट इज उठा के सैलरी हेड में ऐड कर देना। और यदि नेट सैलरी दी हुई है तो उस केस में बेटा थोड़ा सा आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट में आप ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करोगे और उसके लिए फॉर्मूला ये अप्लाई करोगे, नेट सैलरी प्लस टीडीएस। दोनों का अमाउंट बेटा आपको गिवन होगा, दोनों का अमाउंट गिवन होगा। हाँ जी बेटा, अश्विनी कह रहा है सर इसका रीजन क्या है? रीजन बेटा सुनो ध्यान से, आपने ये देखना होता है कर्मचारी ने कमाया कितना साल में, कर्मचारी ने बेटा कमाया कितना है? कमाया तो 12 लाख है ना। हम ये थोड़ी कहेंगे उसने 11 लाख रुपए कमाए हैं, उसकी इनकम जो है बेटा 12 लाख है। ये जो 1 लाख रुपए टीडीएस कटा है, ध्यान से सुनो, एक्चुअल में होता क्या है, 1 लाख रुपए टीडीएस जो कटा है ये कर्मचारी की तरफ से दिया हुआ माना जाएगा, ये टैक्स कर्मचारी की तरफ से दिया हुआ माना जाता है, और इसका साल के एंड में उसको बेनिफिट मिलता है। साल के एंड में कर्मचारी का जितना भी टैक्स बनेगा, मान लेते हैं साल के एंड में कर्मचारी का टोटल टैक्स बना 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए में से ये 1 लाख रुपए जो उसका टीडीएस कटा है इसकी उसको छूट मिल जाएगी, तो टैक्स भरना पड़ेगा उसको 50,000 रुपए। ये जो टीडीएस का अमाउंट है, ये अमाउंट कर्मचारी की तरफ से सरकार के पास जमा करवाया हुआ माना जाता है। जमा कौन करवाता है? इंप्लॉयर। जमा तो करवाता है इंप्लॉयर, बट ये दिया हुआ किसकी तरफ से माना जाता है? कर्मचारी की तरफ से। मान लेते हैं बेटा साल के एंड में, सुनो ध्यान से, साल के एंड में मेरा इतने रुपए टैक्स बन गया, 1,75,000। साल के एंड में मेरा इतने रुपए टैक्स बना, और टीडीएस 1 लाख रुपए की छूट बाद में मिलेगी साल के एंड में, तो 75,000 रुपए मेरे को देने पड़ेंगे टैक्स के। बट जब हम सैलरी हेड की इनकम निकालेंगे, सैलरी हेड की इनकम निकालते हुए हमेशा ग्रॉस सैलरी लेनी है। हाँ जी अश्विनी, क्लियर है? हाँ जी बेटा अश्विनी, ठीक है, सारी बातें धीरे धीरे समझ में आएंगी। अभी सिर्फ आप इतनी सी बात ध्यान रखो, सैलरी हेड में कभी भी नेट सैलरी नहीं लेते, सैलरी हेड में बेटा हमेशा ग्रॉस सैलरी लेते हैं। ये जो रीजंस हैं धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे अभी जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे। तो चलो, हाँ जी बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट, डिडक्शंस मेड बाय एम्प्लॉयर। हाँ जी बेटा, डिडक्शंस मेड बाय एम्प्लॉयर, ध्यान से सुनना बेटा। हाँ जी बेटा, मान लीजिए हैं बेटा कोई इंडिविजुअल है, ये बेटा कोई इंडिविजुअल है मिस्टर एक्स, जो कंपनी में जॉब करता है, मान लेते हैं रिलायंस लिमिटेड में जॉब करता है। हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स रिलायंस कंपनी का कर्मचारी है, उसका 12 लाख का बेटा पैकेज है, मिस्टर एक्स का 12 लाख का बेटा पैकेज है। 12 लाख रुपए सैलरी में से कुछ उसकी बेटा डिडक्शंस की हैं, एम्प्लॉयर ने कुछ कटौतियां की हैं। एक तो टीडीएस, एम्प्लॉयर ने टैक्स काट के गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवा दिया 1 लाख, इसको बेटा टीडीएस बोलेंगे। अच्छा, इसके अलावा बेटा मिस्टर एक्स को एक फ्लैट मिला हुआ है, मिस्टर एक्स को कंपनी ने एक फ्लैट दिया हुआ है।
हाँ जी बेटा, इस फ्लैट का कंपनी पूरे साल का 20,000 रुपए किराया काटती है उसकी सैलरी में से। मिस्टर एक्स को कंपनी ने एक फ्लैट दिया हुआ है और ये बिल्कुल फ्री नहीं है, कंपनी उसका मामूली सा किराया लेती है साल में 20,000 रुपए। ये भी उसकी सैलरी में से डिडक्ट कर दिया। अच्छा, कंपनी ने उसको स्वीपर दिया हुआ है। कंपनी ने बेटा उसको एक स्वीपर दिया हुआ है, एक सर्वेंट दिया हुआ है, उसके लिए कंपनी ने 5,000 रुपए काट लिए। अच्छा, मिस्टर एक्स के लिए कंपनी ने बेटा एक प्रोविडेंट फंड बनाया हुआ है, भविष्य निधि। हाँ जी बेटा, प्रोविडेंट फंड क्या होता है आगे डिटेल में बात करेंगे। वैसे आप अकाउंट्स के बच्चे हो तो प्रोविडेंट फंड के बारे में पता ही है आपको। प्रोविडेंट फंड के लिए 25,000 रुपए बेटा काट लिए। ठीक है, यानी कि कंपनी ने मिस्टर एक्स के वेतन में से 4 कटौतियां की हैं। एक तो टैक्स की कटौती, एक फ्लैट के किराए की कटौती, एक बेटा स्वीपर और सर्वेंट के की जो सैलरी है वो, और एक बेटा प्रोविडेंट फंड के। ये सारी कटौतियां करने के बाद मिस्टर एक्स को इन हैंड कितने रुपए मिले बेटा? इन हैंड मिले 10.5 लाख रुपए। फिर से वही क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन वही है कि सैलरी हेड में कौन सी इनकम आएगी? सैलरी हेड बनाते हुए 12 लाख लेंगे या बेटा 10,50,000 लेंगे? आंसर फिर से वही है, हमेशा कौन सी सैलरी लेनी है? ग्रॉस सैलरी। हाँ जी बेटा, ग्रॉस सैलरी कैसे निकलेगी? नेट सैलरी में बेटा, नेट सैलरी जो है, अगर नेट सैलरी में मैं ये सारी डिडक्शन ऐड कर दूं, नेट सैलरी में बेटा सारी डिडक्शन अगर मैं ऐड कर दूं, चारों की चारों कटौतियां, तो 12 लाख आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो आपने करना क्या है, ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू नेट सैलरी प्लस डिडक्शंस मेड बाय एम्प्लॉयर। ये बेटा फॉर्मूला अप्लाई, वर्किंग नोट बनेगा। इस वर्किंग नोट से जो भी हमारा अमाउंट आएगा वो सैलरी हेड में शामिल करेंगे। बताओ बेटा, चैट बॉक्स में लिखो यहां तक क्लियर है, तभी मैं आगे चलूंगा। हाँ जी, चलो जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसको बेटा घर पे दोबारा रिवाइज किया करो। ठीक है, ये नहीं कि मैंने पढ़ा दिया और उसके बाद फिर आपने पूरा दिन कुछ, पूरे 24 आवर्स में इसको एक बार रिवाइज करना जरूरी है। अच्छा, सोनिका कह रही है पुअर कनेक्शन हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, इसकी मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा, वहां से देख लेना, आप दोबारा देख लेना, उसमें साउंड क्लियर आएगी। कोई पॉइंट मिस अगर हो गया तो वहां से आप देख लीजिएगा। हाँ जी बेटा, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बस बेटा 5-7 मिनट और क्लास चलेगी, तो ज़्यादा ओवरडोज भी आपको नहीं देनी। आराम आराम से करेंगे बेटा, जल्दबाजी करेंगे तो एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट मैंने नहीं करना आपका, अपना ध्यान से थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा क्या है? रिसीट्स आफ्टर रिटायरमेंट। पेपर बेटा आपके मार्च एंड में होंगे। फाइनल ईयर के पेपर जो हैं अगर होंगे भी तो मार्च एंड में या अप्रैल के बिगिनिंग में, उससे पहले नहीं हो सकते। हाँ जी बेटा, देखिए नेक्स्ट है बेटा रिसीट्स आफ्टर रिटायरमेंट। ध्यान से सुनना बेटा, रिटायरमेंट के बाद होने वाली प्राप्तियां। हाँ जी बेटा, जैसे मान लेते हैं कोई इंप्लॉई है। हाँ जी बेटा, ये एक इंप्लॉई है, इसने बेटा 25 ईयर जॉब की है। 25 ईयर जॉब करने के बाद जब इसकी एज 60 साल की हो गई तो ये बेटा रिटायर हो गया। 60 साल की एज थी कंपनी में रिटायरमेंट की, और कंपनी ने बेटा उसको रिटायर कर दिया। पहले 25 ईयर्स बेटा उसने जॉब की है, 60 ईयर्स की एज होने के बाद वो रिटायर हो गया। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या रिटायरमेंट के बाद जो प्राप्तियां होती हैं, रिटायरमेंट के बाद भी बेटा बहुत सारी चीजें मिलती हैं। रिटायरमेंट के बाद क्या क्या मिलता है? पेंशन, रिटायरमेंट के बाद ग्रेचुटी मिलती है, लीव सैलरी, छुट्टियों का पैसा मिलता है, और भी बेटा बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। रिटायरमेंट के बाद प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलता है। तो रिटायरमेंट के बाद बेटा जितनी भी प्राप्तियां होती हैं, क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या वो सैलरी हेड में आएंगी?
सैलरी हेड में आने के लिए मैंने एक कंडीशन बताई थी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप केवल उसी समय तक रहता है जब तक कर्मचारी जॉब करेगा, या रिटायरमेंट होने के बाद भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप रहता है? तो आंसर बेटा ये है इसका, रिटायरमेंट के बाद भी, रिटायरमेंट के बाद भी कर्मचारी और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का बेटा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। हाँ जी बेटा। तो रिटायरमेंट के बाद जो प्राप्तियां होंगी वो भी बेटा सैलरी हेड में आएंगी, ध्यान से सुनो। रिटायरमेंट के बाद जितनी भी प्राप्तियां होती हैं वो किसी दूसरे हेड में नहीं जाएंगी, वो भी बेटा सैलरी हेड में आएंगी। रीजन क्या है? द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप कंटिन्यूज इवन आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है। अब पेंशन, ग्रेचुटी और लीव सैलरी पे टैक्स कैसे लगाते हैं, इसको टोटल इनकम में कैसे शामिल करते हैं, इसके लिए बेटा मैंने लिखा है सैलरी हेड पार्ट 2। इस चैप्टर के दो पार्ट हैं, सैलरी हेड पार्ट 1 और पार्ट 2। तो रिटायरमेंट बेनिफिट की चर्चा हम सैलरी के अगले चैप्टर में करेंगे। इस चैप्टर में बेटा जो हमारा चल रहा है उसमें ना तो पेंशन की चर्चा होगी, ना ग्रेचुटी के बारे में चर्चा करेंगे, ना ही लीव सैलरी की, ना ही और किसी रिटायरमेंट बेनिफिट की। ठीक है। तो हाँ, थोड़ा बहुत पेंशन के बारे में मैं इस चैप्टर में बता दूंगा, फिर भी हल्का सा, बट पेंशन का पॉइंट नेक्स्ट चैप्टर में भी। हाँ जी, शुभम कह रहे हैं डेथ के बाद अगर मिल रही हो तो, हाँ जी बेटा अभी उसी पॉइंट पे ही आ रहे हैं शुभम। शुभम उसी पॉइंट पे आ रहे हैं। अभी सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है, रिटायरमेंट के बाद होने वाली प्राप्तियां भी सैलरी हेड में आती हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। लो जी, आज का बेटा एक छोटा सा पॉइंट और करके क्लास को ओवर करते हैं। आज का लास्ट पॉइंट है, हाँ जी बेटा, चलो जी, हाँ जी बेटा, आज का लास्ट पॉइंट। हाँ जी, रिगार्डिंग पेंशन, ध्यान से सुनना बेटा, पेंशन के बारे में। हाँ जी बेटा, बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, सारे पॉइंट्स का रिप्लाई अभी आपको इसी में मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन को मिलने वाली पेंशन को कौन से हेड में शामिल करते हैं, अभी बेटा सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, देखते जाओ इधर। हाँ जी बेटा, यहाँ पे बेटा हम बात कर रहे हैं कि किसी भी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन प्राप्त होती है उसका क्या करेंगे। ध्यान से सुनना बेटा, पेंशन को मैंने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया बेटा, पेंशन को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैंने लिया पेंशन टू यूएनओ एम्प्लॉइज। यूएनओ होता है बेटा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बेटा बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। यदि कोई व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ जो संस्था है उसका कर्मचारी है और वहां से रिटायर हुआ है, तो उसको मिलने वाली पेंशन एग्जम्प्ट है बेटा, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, फुल अमाउंट एग्जम्प्टेड। कोई भी व्यक्ति जो यूएनओ से रिटायर हुआ है उसको मिलने वाली पेंशन फुल अमाउंट एग्जम्प्टेड। एग्जम्प्टेड का मतलब बेटा होता है कर मुक्त, एग्जम्प्टेड का मतलब होता है कर मुक्त, कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ जी बेटा, दूसरे नंबर पे आ जाओ। हाँ जी बेटा, अभी इस पे आ जाओ, पेंशन टू गैलेंट्री अवॉर्डी। गैलेंट्री अवॉर्डी बेटा होता है वीरता पुरस्कार। गैलेंट्री का मतलब होता है वीरता या बहादुरी, बहादुरी पुरस्कार। यदि किसी कर्मचारी को कोई बेटा वीरता पुरस्कार मिला हुआ है या कोई शौर्य पुरस्कार मिला हुआ है, जैसे मान लीजिए बेटा किसी को, हाँ जी बेटा, परमवीर चक्कर मिला हुआ है, किसी को महावीर चक्कर मिला हुआ है, किसी भी तरीके का गैलेंट्री अवार्ड अगर किसी को मिला हुआ है, तो उसको मिलने वाली पेंशन या उसकी फैमिली को मिलने वाली पेंशन बेटा वो एग्जम्प्ट है, फुल अमाउंट एग्जम्प्टेड। हाँ जी बेटा, एक तो यूएनओ के एम्प्लॉयज के लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा पेंशन पे,
ऐसा व्यक्ति जिसको कोई वीरता पुरस्कार पुरस्कार मिला हुआ है या कोई शौर्य पुरस्कार मिला हुआ है। शौर्य पुरस्कार बेटा बहुत सारे हैं इंडिया में। परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, एक होता है सेना मेडल, एक होता है अति अति विशिष्ट सेना मेडल, बहुत सारे मेडल्स हैं। तो गैलेंट्री अवार्ड के तौर पे बेटा वो मिलते हैं, जिसने कोई बहादुरी का काम किया हो, तो उसको बेटा मिलने वाली पेंशन वो एग्जम्प्ट है। हाँ जी बेटा, अब आ जाओ, नेक्स्ट है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन बेटा क्या होती है? हाँ जी बेटा, फैमिली पेंशन बोलते हैं बेटा वो पेंशन जो एक कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को मिलती है। ऐसी पेंशन जो एक कर्मचारी को खुद को रिसीव नहीं हुई, उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार वालों को मिली है। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनना। वो पेंशन जो एक कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को मिली है, उस पेंशन की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। तो वो पेंशन बेटा सैलरी हेड में नहीं आएगी, ध्यान रखना, नॉट टैक्सेबल अंडर सैलरी हेड। फैमिली पेंशन टैक्सेबल है अंडर अदर सोर्सेज हेड। फैमिली पेंशन बेटा अदर सोर्सेज हेड में आएगी, और ये पूरी तरह से टैक्सेबल नहीं है, फुली टैक्सेबल नहीं है, पार्शली आंशिक रूप से टैक्सेबल है। आंशिक रूप से टैक्सेबल का मतलब बेटा इसके फुल अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा, कुछ अमाउंट पे टैक्स लगेगा और कुछ पे टैक्स नहीं लगेगा। अब कितने अमाउंट पे टैक्स लगेगा, कितने पे नहीं लगेगा, वो इसी चैप्टर में जब हम अदर सोर्सेज हेड करेंगे तो वहां पे इसका एक रूल आएगा। अभी सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है, फैमिली पेंशन का सैलरी हेड के साथ कोई संबंध नहीं है। किसी भी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को, उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को मिलने वाली पेंशन टैक्सेबल तो है, परंतु कौन से हेड में आएगी? अदर सोर्सेज हेड में। हाँ जी बेटा, कभी भी वो सैलरी हेड में नहीं आएगी। और अदर सोर्सेज हेड में भी बेटा टैक्सेबल, पूरी तरह से टैक्सेबल नहीं है, आंशिक रूप से। पार्शली का मतलब होता है आंशिक रूप से। ठीक है। तो इसके जो रूल्स पढ़ेंगे, फैमिली पेंशन के रूल्स, ये सैलरी हेड में नहीं आएंगे। इसके रूल्स बेटा कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? अदर सोर्सेज में। तो सैलरी हेड के साथ इसका फिलहाल कोई लिंक नहीं है। हाँ जी बेटा, अब आ जाओ सीनियर सिटीजन। बेटा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है या बिलो 60, जो भी रिटायरमेंट के बाद जो भी पेंशन मिलेगी बेटा वो सैलरी हेड में ही आएगी। अश्वनी और सकीना पूछ रहे हैं सीनियर सिटीजन वाली पेंशन। नहीं बेटा, एग्जाम, अगर मान लेते हैं कोई सीनियर सिटीजन है और वो बेटा ये गैलेंट्री अवार्ड, उसको कोई वीरता पुरस्कार मिला हुआ है, तो एग्जाम्प्ट है। यदि कोई सीनियर सिटीजन है और वो यूएनओ का एम्प्लॉई है तो भी एग्जाम्प्ट है। अगर कोई सीनियर सिटीजन है जो एक्सपायर हो गया, डेथ हो चुकी है, तो उसके फैमिली को जो पेंशन मिलेगी वो टैक्सेबल है। टैक्सेबल कौन से हेड में? अदर सोर्सेज में। नॉट टैक्सेबल अंडर सैलरी हेड। हाँ जी बेटा, अब आ जाओ बेटा, लास्ट पॉइंट है पीरियोडिकल पेंशन। हाँ जी, पीरियोडिकल पेंशन बेटा क्या होती है? पीरियोडिकल पेंशन बेटा बोलते हैं वो पेंशन जो किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद उसको खुद को प्राप्त होती है बेटा। यहाँ पे जो मैं पीरियोडिकल पेंशन की बेटा बात कर रहा हूँ, ये उन इम्प्लॉइज के लिए बात कर रहा हूँ जिसको ना तो कोई वीरता पुरस्कार मिला हो, ना ही बेटा कोई यूएनओ का कर्मचारी हो। यदि कोई व्यक्ति यूएनओ का कर्मचारी भी नहीं है, ना ही उसे कोई वीरता पुरस्कार मिला हुआ, और वो रिटायर हो गया है, उसकी डेथ भी नहीं हुई, रिटायर हुआ है अभी, रिटायरमेंट के बाद बेटा उसको जो पेंशन मिलेगी दैट इज फुली टैक्सेबल और अंडर द हेड सैलरी। हाँ जी बेटा, कौन से हेड में आएगी ये? सैलरी हेड में। हाँ जी बेटा, फुली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज अंडर द हेड सैलरी। देखो बेटा ध्यान से सुनो। हाँ जी बेटा, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। एक मिनट बेटा। हाँ जी। अम, हाँ जी बेटा, यहाँ ले लेते हैं, ये स्पेस खाली पड़ा है तो हम इसका फ़ायदा उठाते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए इधर हमारा बेटा प्रीवियस ईयर कौन सा है?
प्रीवियस ईयर बेटा लिखो जरा चैट बॉक्स में, हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है, चैट बॉक्स में बच्चे लिखो। हमारा प्रीवियस ईयर है 19-20। ठीक है, अब बेटा ध्यान से सुनना। हाँ जी, प्रीवियस ईयर 19-20 है, ध्यान से सुनो बेटा। ये एक लाइन ड्रॉ कर ली मैंने। हमारा प्रीवियस ईयर है 1/4/19 से और 31/3/20। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा। सपोज करो हाँ जी बेटा, 31 दिसंबर को, 31/12/2019 को एक एम्प्लॉई है मिस्टर एक्स, रिटायर हुआ है, ये उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट है। मिस्टर एक्स ने 25 ईयर्स मान लो बेटा जॉब की, 25 ईयर जॉब करने के बाद उसकी रिटायरमेंट डेट आ गई, ये उसकी रिटायरमेंट डेट है। अब बेटा ध्यान से सुनना, 31/12 को कोई कर्मचारी रिटायर होगा, तो मुझे ये बताओ रिटायरमेंट 31 दिसंबर 2019 के बाद से मिलनी शुरू होगी या पहले मिलनी शुरू होगी? पेंशन कब मिलनी शुरू होती है, आफ्टर रिटायरमेंट या बिफोर रिटायरमेंट? बाद में। ठीक है, हाँ जी बेटा, अब ध्यान से सुनना। बाद में कितने महीने की मिलेगी? 31/12/19 से 31/3/20, हम इस ईयर की बात कर रहे हैं बस, 3 मंथ्स की। हाँ जी बेटा, 3 मंथ्स की उसको पेंशन मिलेगी। पेंशन बेटा मैं ये मान लेता हूँ, पेंशन उसकी सपोज करो 40,000 पे, 40,000 पे पर मंथ पेंशन है, तो 3 महीने के हिसाब से अगर कोई कर्मचारी बेटा 31 दिसंबर को रिटायर हुआ है, तो 3 महीने की पेंशन बनेगी उसकी सिर्फ इस साल की, 19-20 की। 20-21 में तो पूरे साल की पेंशन बनेगी, अगले साल तो बेटा उसको पेंशन फुल ईयर की मिलेगी। अभी मैं बात कर रहा हूँ 19-20 की। हाँ जी बेटा, वेरी गुड। 40,000 इंटू 3, हाँ जी बेटा, कितनी पेंशन हो गई? 1,20,000। वेरी गुड। हाँ जी बेटा, 1 जीरो फालतू लगी, 1,20,000 ये उसकी पेंशन है। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि क्या ये सैलरी हेड में आएगी? इस पेंशन को बेटा पीरियोडिकल पेंशन बोलते हैं। इस पेंशन को क्या बोलते हैं? पीरियोडिकल। मैं ये मान रहा हूं ना तो ये मिस्टर एक्स, ना तो बेटा ये यूएनओ का एम्प्लॉई है, ना ही बेटा इसने कोई बहादुरी पुरस्कार, कोई गैलेंट्री अवार्ड, कोई वीरता पुरस्कार इसने इसको मिला हुआ है, ये भी नहीं है। ना ही बेटा अभी इसकी डेथ हुई है, मिस्टर एक्स की डेथ भी नहीं हुई। तो ये बेटा मिस्टर एक्स अभी जिंदा है, ना तो बेटा वो यूएनओ का कर्मचारी है, ना ही कोई वीरता। तो ये कौन सी पेंशन में आए? पीरियोडिकल पेंशन, और टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज। ये